अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में, और ये है हमारा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस, इसी को बोला गया है एसएन या शॉर्ट फॉर्म में एएओएस, घूर्णन परावर्तन अक्ष। ओके, तो देखो बच्चों, किसी मॉलिक्यूल में एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिस पर मॉलिक्यूल का कितना 180 डिग्री रोटेशन किया जाए। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मिला, न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्म या न्यू मॉलिक्यूलर पैटर्न, उस पैटर्न का रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर मींस राइट एंगल पर रखे मिरर पर मिरर इमेज लें। वो मिरर इमेज अगर ओरिजिनल फॉर्म पर कंप्लीट सुपर इम्पोजेबल है, मींस मिरर इमेज और ओरिजिनल फॉर्म दोनों बिल्कुल एक से हैं, तो इस इमेजिनरी एक्सिस को ही क्या बोला जाता है बच्चों? एएओएस। फिर से सुने, मॉलिक्यूल में एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिस पर मॉलिक्यूल का 180 डिग्री रोटेशन कराया जाए, फिर जो हमारी एक्सिस हमने इमेजिनरी एक्सिस ली है, उस एक्सिस के राइट एंगल पर रखे हुए मिरर पर मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लिया जाए। वो मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म पर सुपर इम्पोजेबल हो, तो हम कहेंगे कि ये जो इमेजिनरी एक्सिस है यही क्या है? AAOS। यही डेफिनेशन दी है कि when a molecule is rotated 180 degree about certain axis and then taken mirror image with mirror which placed right angle at certain axis। समझ गए बच्चों कि वो जो certain axis है उसके right angle में रखे हुए मिरर पर हम मिरर इमेज लें। If mirror image is superimposable on original form, then molecule is said to have AAOS। समझ गए बच्चों कि पहले मॉलिक्यूल को एक निश्चित एक काल्पनिक अक्ष पर घुमाएं 180 डिग्री, फिर जो हमें नया पैटर्न मिला उसका ये जो अक्ष है उसके लंबवत रखे हुए मिरर पर मिरर इमेज में, वो मिरर इमेज और ओरिजिनल फॉर्म बिल्कुल एक से हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें ये है कौन सी? घूर्णन परावर्तन अक्ष। तो यही लिखा है कि यदि अणु का किसी निश्चित अक्ष पर 180 डिग्री घूर्णन कराने पर प्राप्त रूप का अक्ष के लंबवत रखे दर्पण पर प्रतिबिंब लेने पर प्राप्त प्रतिबिंब मूल रूप पर अध्यारोपित है, तो ऐसे अणु में AAOS होगी। ध्यान रखें, जहां SN की वैल्यू S2 आती है तो वहां पर उस मॉलिक्यूल में COS होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे में अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसमें S2 भी होगी। समझ गए ना? इसलिए अगर आप इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व नहीं भी कर पाते और उसमें COS देख लिया, तो भी आप कहेंगे कि वो कैसा है मॉलिक्यूल जिसमें ये होगी और ये है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये बना हुआ है एक मॉलिक्यूल। ओके, इस मॉलिक्यूल में हम ये एक सर्टेन एक्सिस ले रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस, जिसे हम SN कहेंगे। हमने इस पर मॉलिक्यूल को 180 रोटेट कर दिया, ऐसा हो जाएगा, ये नीचे तो ये ऊपर। फिर ये एक्सिस ऐसी थी तो हमने ये मिरर इमेज, जो मिरर है वो ऐसे रखा। तो जैसे इसका फॉर्म आप मिरर इमेज देखोगे तो ये बनेगा, तो ये और ये बिल्कुल सेम है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि COS दिख रही है, तो इसमें भी COS है, इसमें भी COS है। तो जहां SN है वहां COS हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम इस इमेजिनरी एक्सिस को ही हम क्या बोलेंगे? SN, और यही क्या कहलाएगी? AAOS, घूर्णन परावर्तन। मतलब आप देख रहे हैं ये और ये क्या है? मिरर इमेज है ना? तो मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म पर सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए हम ये कहेंगे ये है AAOS। जस्ट ऐसा ही इसमें देखो, MEPH HH दोनों MEPH नीचे और ये, आपने इस पर कितना रोटेशन करा दिया? 180 डिग्री इस एक्सिस पर, ये है। ओके, ऐसा घुमा दिया, कितना है? 180 डिग्री। जैसे ही आप इसको ऐसा रोटेट करोगे तो दोनों M और TH नीचे आ गए और H जस्ट ऐसा ही है। तो ये एक्सिस U है और मतलब ऐसे
और मिरर इमेज हमने उसके राइट एंगल पर रखा। अब इस मिरर इमेज जो आप मिरर रखा, तो ये जो मिरर इमेज है वो ऐसा आएगा। इसको और इसको मिलाओ आप, बिल्कुल आप देखोगे सेम मॉलिक्यूल है, सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल है। तो हम इस एक्सिस को ही क्या बोलेंगे, AaOH। इसमें भी देखो आप COS दिख रहा है, PH से PH, Ne से Ne, H से H, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में COS भी है, तो SN है तो COS। तो इस तरह से ये थी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कुल मिला के आपको मैंने 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बताए। मिरर प्लेन, या हम ये कहें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा था कौन सा आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा आपने देखा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और फोर्थ नंबर में है आपने ये देखा। ओके, ये चारों आप अच्छी तरह से पहले स्टडी करें, एक एक मॉलिक्यूल में देखें, फिर इसके बेस पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल और उनके कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो आप पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कायरल एंड अकायरल सब्सटेंसेस। सबसे पहले मैं कायरल के बारे में बता दूं, या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, प्रकाशिक सक्रिय या कायरल यौगिक। तो ध्यान रखें कि 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स के फॉर्म में हो सकते हैं। एसिमेट्रिक कंपाउंड्स वो है जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर होगा, मींस ऐसा कार्बन या ऐसा एटम्स होगा जिसकी मिनिमम 4 वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स से सैचुरेट होती है, तो वो हो सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ध्यान रखें, अगर मॉलिक्यूल में केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो हमें उस मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, सीधा लिख देना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन ध्यान रखें, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर है तब हमें मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर हैं और उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया तो ध्यान रखें ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो यही लिखा है कि कंटेन एसिमेट्रिक सेंटर। If molecule contain only one asymmetric center, then molecule always show optical activity. ये तो ध्यान रखना है। Means do not observe element of symmetry, but contain 2 or more asymmetric centers, then necessary observation of element of symmetry. ये बात समझ के रहना। समझ गए बच्चों कि असममित अणु या यौगिक ऐसे हैं जिनमें असममित केंद्र होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक ही असममित केंद्र है तो आपको कुछ भी नहीं देखना, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, सीधा लिख देना है ऑप्टिकल एक्टिव। और अणु में एक से ज्यादा अगर असममित केंद्र है तब आपको उसमें असममिति के मतलब सममिति के तत्व देखना है, और अगर उसमें कोई भी सममिति का तत्व आ गया तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। समझ गए ना? और डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स तो यहां पर अवलोकन करना है, ये तो बात समझ गए होंगे। और उसमें कोई भी सिमेट्रिक सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो कायरल कंपाउंड होगा। और डिसिमेट्रिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऐसे मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसे मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इस बेस पर हमें देखना है कायरल कंपाउंड्स। और अब एक होता है कि अकायरल, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर भी बता दूं अकायरल कंपाउंड क्या कहलाएगा, समझ लेना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकायरल कंपाउंड्स, तो अकायरल कंपाउंड्स जो है ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसे होते हैं बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, अब आता है कि कंपाउंड, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स जो भी आप देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर उसमें एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, या हम ये कहें कि डू नॉट कंटेन ए सिमेट्रिक, क्या, ए सिमेट्रिक सेंटर। अगर उसमें आप ये देख रहे हैं कि कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री।
अगर एसिमेट्रिक सेंटर है और फिर अगर आपको देखना है कि वो कायरल है कि नहीं, तो आपको उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखनी है। समझ गए ना कि अणु में कोई भी क्या नहीं होता, समिति का तत्व, एक तो ये, या कोई भी असम्मित, समझ गए बच्चों, असम्मित केंद्र नहीं होता। मींस वो जो उसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ऑन ओरिजिनल फॉर्म। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो कायरल अकायरल फॉर्म है उसमें मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म में जो है, जैसे ये है और ये है, तो हम ये कहेंगे कि ये अकायरल है, ठीक है। ये है इसका और ये इसका मिरर इमेज है, ओरिजिनल फॉर्म मिरर इमेज, तो ये क्या है, अकायरल है ना। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये है ऐसा, तो ये कैसा है, कायरल। ये लिखा है तो ऐसा दिखेगा, तो ये क्या है, कायरल। तो कायरल फॉर्म बिल्कुल वैसे ही, मिरर इमेज और ओरिजिनल फॉर्म एक दूसरे से वैसे ही रिलेटेड है जैसे हमारे हाथ एक दूसरे से रिलेटेड है। इस बेस पर हमें कायरल और अकायरल कंपाउंड्स लिखने। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं जिनमें आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, आपको इनमें कायरल और अकायरल कंपाउंड्स बताने हैं। तो अब आप ध्यान रखें कि जिनमें सिमेट्री एलिमेंट्स आ जाएं वो अकायरल है, जिनमें सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है वो कायरल है। तो अब यहां देखो ये कैसा होगा, तो अगर आप इसमें देखें कि दो H और मतलब H और OH कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम यूं काट दें तो पूरा मॉलिक्यूल दो में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में, तो ये कैसा होगा, अकायरल। ये आप देख रहे हैं इसको डिवाइड भी कर रहे हैं लेकिन इस तरफ अलग ग्रुप है, तो ये कैसा होगा, कायरल। इसमें चले जाए, यहां पर भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है और ना ही कोई मिरर प्लेन है, तो ये कैसा होगा, कायरल। ये भी कैसा होगा बच्चों, कायरल। 1-2 पोजीशन में सिस ट्रांस जैसी हो, तो यहां से कहीं पर भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये है कायरल। यहां पर एक सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा POS, तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें आप देखोगे ये है POS, तो ये कैसा होगा, अकायरल। यहां पर भी दिख रहा है POS, तो ये कैसा होगा, अकायरल। इसमें चले जाए, ध्यान रखें कि यहां पर ग्रुप चाहे दोनों ऊपर कर दो, ये ऊपर नीचे, इनमें एक POS बन जाता है। और वैसे भी इस कार्बन से आप देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं, तो हम ये कहेंगे कि अकायरल है। और आपको रिंग में पहचानना है कि कायरल कार्बन है कि नहीं, तो किसी एक ग्रुप को रोटेट करके देखो, एक इस डायरेक्शन में एक बार उस डायरेक्शन में, अगर दोनों डायरेक्शन में वो सेम पाथ को ऑब्जर्व करता है, मतलब जैसा यहां है वैसा यहां है, तो आप कहेंगे कि ये अकायरल कार्बन होगा। लेकिन अगर यहां डिफरेंट ग्रुप है और यहां डिफरेंट ग्रुप है, तो ध्यान रखें ये कायरल हो जाएगा। तो अभी तो ये अकायरल है, जस्ट ऐसा ही यहां पर ये है POS, तो ये भी एक क्या है, अकायरल। यहां पर भी आ जाएगा POS, तो ये क्या है, अकायरल। ध्यान रखें अगर कोई रिंग बनी है और दोनों अपोजिट टर्मिनल्स पर दो ग्रुप्स लगे हैं, चाहे ऊपर लगे हों चाहे नीचे लगे हों, चाहे आपको प्लेन में बता दिए गए हों, वो अकायरल ही होते हैं। अगर रिंग में कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मींस में अगर ऐसा लिख दूं, ऐसा तो भी ये क्या होगा, अकायरल। ये कैसा होगा, देखो इसमें यहां से POS लिख रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अकायरल। अब ऐसा भी लिखा है तो भी ये क्या है, अकायरल, अपोजिट है। इसमें आप देखो कि यहां से ना तो इसमें मिरर प्लेन है, ना सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब POS नहीं है, COS नहीं है, तो ये कैसा होगा, कायरल। कैसा होगा बच्चों, ये कायरल। इसमें भी अगर ऐसे देखोगे तो POS नहीं है, ना ही इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कुछ भी नहीं, मतलब POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये कैसा होगा, कायरल। समझ गए ना। यहां आ जाए, ऐसे बना दूं मैं, तो भी ये क्या है, कायरल। अब आते हैं ये रिएक्शन लिखी है Br2CCl4 से, और
ये है। तो ध्यान रखें कि जब Br2 इससे जब एडिशन कराओगे Br2 का, तो हम जानते हैं कि एंटी एडिशन होता है इसमें, तो ये कैसा बनेगा, कायरल। लेकिन जब आप इसमें वेयर रिएजेंट का एडिशन कराओगे तो आप देखोगे कि इनमें सिन एडिशन होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, कायरल प्रोडक्ट। मतलब जो A है वो तो होगा कायरल, बट B जो है वो क्या हो जाएगा, कायरल। यहाँ पर कायरल सेंटर है तो ये भी सॉरी कायरल सेंटर है तो ये कैसा होगा, कायरल। यहाँ पर देखो CH में ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये कैसा है, कायरल। इसमें एक ही एसिमेट्रिक सेंटर है, ये आपको दिख रहा है दोनों ग्रुप एक से हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, कायरल। यहां आ जाए तो ये जो अगर आप देखें तो ये कैसा होगा, कायरल। इसको देखो आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहां से ये दिख रहा है POS, तो ये कैसा होगा, कायरल। इसमें भी ये POS दिख रहा है, ठीक है, ये है, तो ये कैसा होगा, कायरल। ये कायरल हो जाएगा बच्चों। इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है, ये भी कैसा होगा, कायरल। यहाँ पर ये सिमेट्रिक कार्बन एक ही दिख रहा है, यहाँ पर ये है एक से ये है, तो ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो ये भी कैसा होगा, कायरल। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं डबल बॉन्ड CCH3H यहाँ पर और यहाँ पर ग्रुप ले लें, तो क्या ये कैसा होगा, अब आप बताओ, इसको देखना है आपको। तो ये CH3 ग्रुप है, ये है, तो ऐसे में ये सेंटर यहाँ से किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा अगर आप यहाँ से देखें तो सिमेट्री नहीं है, कोई COS नहीं, तो ये भी कैसा होगा, कायरल। यहाँ चले जाए तो ये वाला और ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो ये मीसो फॉर्म में है बच्चों, तो ये कैसा होगा, कायरल। यहाँ पर इस सीधा POS दिख रहा है, तो ये भी ये कैसा होगा, कायरल। बट ये इसमें कोई POS नहीं है, ना ही COS है, तो ये कैसा होगा, कायरल, जबकि ये कायरल। अब मैं पूछूं कि ये कैसा होगा, तो वैसे भी मैं बता दूं कि अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो तो हम जानते हैं कि ऐसा कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि ये कैसा होगा, तो अगर आप इसमें देखोगे तो AAOS आएगा। AAOS का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे में एक बार रोटेशन करा दें, फिर उसके राइट एंगल में अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो ओरिजिनल मिलेगा फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही, तो ये कायरल है। कैसा है, कायरल। ये कैसा होगा, कायरल। क्यों, क्योंकि इसमें एक POS दिख रहा है, ये कैसा होगा, कायरल। ओके, तो इस तरह से अगर आपको चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं तो बहुत इजी गोइंग आप पहचान जाओगे कि वो कायरल है कि कायरल। कुछ और एग्जांपल बताता हूं, को नोट करो। अब देखो बच्चों, अब ये है कुछ कंपाउंड्स, इनमें और आपको क्या बताना है कि ये कायरल है या कायरल है। ओके, तो देखो सबसे फर्स्ट में अगर आप जाएं, ये है साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मर्स। मैं आपसे कहूं कि इनमें कौन ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन नहीं है, तो देखो अगर आप इसमें देखें तो आपको ये दिख रहा है मिरर प्लेन, ठीक है, POS दिख रहा है, तो ये कायरल होगा। कैसा होगा, कायरल। इसमें भी आप देख लो, ऐसे देख सकते हैं POS, तो ये भी एक क्या है, कायरल। यहाँ पर ये है POS, तो ये भी एक क्या है, कायरल। लेकिन इसमें POS नहीं होगा, ये अलग दिशा डायरेक्शन में है, ये तो ये कायरल है। कैसा है बच्चों, ये कायरल। यहाँ पर चले जाए तो ये कायरल होगा, ये कायरल होगा। आप अच्छे से देखो, कहीं से भी मॉलिक्यूल को दो में डिवाइड नहीं कर सकते। ये कैसा होगा, कायरल। लेकिन ये कैसा होगा, कायरल। ये कैसा होगा बच्चों, देखो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां से क्या मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, POS है इसमें, तो ये कायरल होगा। यहां पर देखो आप, इसमें COS दिख रही है, क्या है, COS, तो ये भी एक क्या होगा, कायरल। अब मैं पूछूं कि ये क्या होगा, तो ऐसे देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर दें, OH, हम जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, यहाँ OH, यहाँ OH, H, H, COOH, तो इसमें आप देख रहे हैं कि
POS आ जाएगा। POSS का मतलब है ये कैसा होगा, अकायरल, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो। इनमें से किसी का भी रोटेट कर दोगे तो फिर कायरल हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि हम इस ग्रुप को यहाँ ले आए, इसको यहाँ, ये आप फिसर प्रोजेक्शन में बताऊंगा मैं रोटेशन के बारे में, प्लीज ये और ये आइडेंटिकल फॉर्म है। ये अकायरल होगा, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आमने सामने, ये कायरल होगा बच्चों, लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा नहीं पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये ऐसे चलोगे तो अकायरल दिखेगा, समझ गए? तो इस तरह से कायरल और अकायरल। और इसमें आ जाओ, अब यहाँ पर देखो सल्फर में 4 ये लोन पेयर भी एक ग्रुप जैसा होता है, ये तो यहाँ 16 है और यहाँ 18, तो ये कायरल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कायरल। ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये अलग। अब यहाँ दोनों तरफ 16-16 कर दें तो ये फिर अकायरल हो जाएगा। लोन पेयर एक ग्रुप के बराबर या एटम के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पर आ जाए तो ये कायरल होगा। ये लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये लोन पेयर है बच्चों, ये कॉन्जुगेशन कर सकता है, ऐसे में प्लेनर हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, अकायरल। लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में आ जाता है तो वहां पर मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाएगी, मींस प्लेनर हो जाएगा, और ऐसे में वो कैसा हो जाएगा, अकायरल। यहाँ पर देखो आप एलीन का सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों ग्रुप सेम है टर्मिनल्स पर, तो ये अकायरल होगा। ये कैसा होगा, ये COOH, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये कायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक COOH ऐसा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा COOH ऐसे, तो ये कायरल होगा। यहाँ पर आप देखें तो कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, तो ये कायरल होगा। ये ध्यान रखें कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कायरल होगा, चाहे आप कोई भी एटम लगा दो, कुछ भी लगा दो। यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई POS, तो ये क्या है, अकायरल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कौन कायरल होगा। तो ध्यान रखें कि ये सिस है, जब हम H2PD से कराएंगे तो डबल बॉन्ड है CH3, CH डबल बॉन्ड H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H डबल बॉन्ड H और ये CH3, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो गया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो अकायरल होगा। बट यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए तो H डबल बॉन्ड H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, H डबल बॉन्ड H, और ये इस तरह से, तो ये ट्रांस है और ये सिस है, तो ये कायरल बनेगा। कैसा होगा, कायरल। तो ध्यान रखें कि अगर एक ही कार्बन से कार्बन चेन में आइसोमर्स जुड़े हैं जियोमेट्रिकल, अगर सिस या ट्रांस आ गए तब तो वो कायरल नहीं रहेगा, अकायरल बन जाएगा। लेकिन सिस ट्रांस हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, कायरल, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे। ये कैसा होगा, तो ये भी कायरल होगा। ये कैसा होगा, कायरल होगा। इसमें देखो आप यहां से चले यहाँ, या यहां से यहां चले, यहां से, तो ये कैसा है, अकायरल। यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो ये होगा अकायरल। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे कायरल अकायरल को बताना। बहुत ही 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, इस तरह के आपको कंपाउंड्स में कायरल और अकायरल बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक डेफिनेशन और बता दूं मैं सिंपल सी, और ये है इन्वर्टोमर्स, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। तो देखो इन्वर्टोमर या अम्ब्रेला फ्लिपिंग, ये आपको अमाइंस जो होते हैं टर्सरी अमाइंस, और ऐसे टर्सरी अमाइंस जिनमें तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो जब तीनों एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो तब ऐसे में जो नाइट्रोजन एटम है इनमें ये तीनों ग्रुप्स जो हैं इन्वर्जन शो करते हैं, और ये इन्वर्जन इतना फास्ट होता है कि इसमें बनने वाले जो आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो ऐसी फ्लिपिंग को ही हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग या इन्वर्जन इन अमाइंस। तो ये जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टोमर्स हैं, या हम कहें कि इन्वर्जन इन अमाइंस, ओके, टर्सरी अमाइंस,
तो if three different alkyl groups attached with nitrogen of amine, then there is take place extremely rapid and reversible inversion. समझ गए ना? At nitrogen, which is called umbrella flipping. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. And the invert isomers cannot be separated, means they are non-resolvable. क्योंकि इनकी एनर्जी में इतना कम डिफरेंस है कि हम इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते. समझ गए बच्चों कि जो तृतीयक अमाइन है उसमें तीनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो उनमें ये अमाइंस के जो एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के चारों तरफ एक प्रकार का इन्वर्जन दर्शाते हैं. यहाँ से उस तरफ से इस तरफ. हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है तीन एल्काइल ग्रुप ऐसे, तो एक बार पीछे और लॉन पेयर इधर है, फिर ये इस तरफ हो गए और लॉन पेयर इस तरफ आ गया, तो ये कहलाता है अम्ब्रेला फ्लिपिंग. अम्ब्रेला इसलिए क्योंकि ये छाते की तरह है, जैसे ऊपर की तरफ हो और फिर नीचे की तरफ आ जाए, उलट पलट कर दे, छाता ऊपर है डंडी नीचे है, फिर डंडी को ऊपर और छाते को नीचे कर दे, तो ये दोनों फॉर्म तो एक ही है, आइडेंटिकल फॉर्म जैसे, इसलिए इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते. तो इन्हीं को बोला गया है कि जब अमाइन के नाइट्रोजन में तीन विभिन्न एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो त्रिविम में शीघ्रता से प्रतिलोमन दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग. इस प्रतिलोमन से प्राप्त समवायियों का पृथक्करण संभव नहीं है. जैसे ये बने तो ये मेरा इमेज में देखें तो ऐसा दिखेगा, या हम ये कहें कि ये ग्रुप ये लोन पे इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, तो ये इन्वर्टोमर्स बन गए. रैपिड इन्वर्जन चलता है, इनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, नॉन रिजॉल्वेबल वियोजन योग्य नहीं होते. लेकिन अगर हम इन CH2 ग्रुप को ऐसा कर दें, मतलब एल्काइल ग्रुप की जगह ऐसी चेन जोड़ दें, तो ये जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे से रिजॉल्वेबल होंगे, ये एक दूसरे में फिर लगातार नहीं बदलेंगे, तो ये इन्वर्टोमर्स रिजॉल्वेबल होते हैं. समझ गए ना? ऐसा हो जाए कहीं तो ये रिजॉल्वेबल होंगे. अगर आपसे कहा जाए कि मीजो आइसोमर्स का मिरर इमेज देखें तो ये दोनों आइडेंटिकल फॉर्म है बच्चों, ऐसे में इन दोनों को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते. मतलब मीजो का जो मिरर इमेज है वो और जो ओरिजिनल फॉर्म है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये भी नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं. इसके अलावा फ्लिपिंग आइसोमर्स जैसे आप देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में चेयर बोर्ड फॉर्म, ये भी नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं. एल्केन्स में आपने जो कन्फर्मर्स पढ़े हैं इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, और स्टेगर्ड फॉर्म, इसके अलावा एंटी फॉर्म, गॉश फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, उनको भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता. ये मैंने सुना, तो वो भी नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, मतलब उनको भी अलग नहीं कर सकते. लेकिन डी और एल, आर और एस, सिस और ट्रांस, ये आइसोमर्स जो है इनकी एनर्जी में एक सफिशिएंट डिफरेंस होता है. ऐसे में इन आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. तो डी और एल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये रिजॉल्वेबल होते हैं. आर एस रिजॉल्वेबल होंगे, सिस ट्रांस रिजॉल्वेबल होंगे. बट अगर इस तरह के फ्लैपिंग आइसोमर्स अगर कहीं पर, जैसे ये फ्लिपिंग आइसोमर्स है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बट इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी फ्लिपिंग जो है फ्लैपिंग के कारण ही एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. तो चाहे वो ऑप्टिकल हो और चाहे कन्फर्मर्स हो, अगर वो फ्लैपिंग शो कर रहे हैं तो उनको भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो यहाँ तक मैंने आपको इन्वर्टोमर्स के बारे में बता दिया. रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल, इसमें भी क्वेश्चन होता है, आपको दे रखा है सिस ट्रांस रिजॉल्वेबल है, नॉन रिजॉल्वेबल, तो नॉन रिजॉल्वेबल है. आपसे कह दिया जाए मीजो का मिरर इमेज है तो क्या रिजॉल्वेबल है? नो. ठीक है, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, क्या ये रिजॉल्वेबल है? तो नहीं. इन्वर्टोमर्स अगर अमाइंस के हैं तीन एल्काइल ग्रुप के बेस पर तो वो भी रिजॉल्वेबल नहीं. लेकिन अगर ऐसी बना दी जाए, चेन जोड़ दी जाए, रिंग जोड़ दी जाए नाइट्रोजन में, तो ये रिजॉल्वेबल हो जाएंगे और ये सिस ट्रांस फॉर्म में आ जाएंगे. तो ऐसे आइसोमर्स के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है. तो यहां तक हो गए. अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनके टाइप्स, डाइस्टीरियोमर्स और मिरर इमेज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे. फिर हम आ जाएंगे फिशर प्रोजेक्शन के बारे में. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार. थैंक यू, बाय.